हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एमपीडीएलएड का द्वितीय वर्ष का विषय जिसका नाम है शिक्षा में समावेशी एवं जेंडर मुद्दे की इकाई 1, जिसका नाम ही है समावेशी शिक्षा, जिसे अंग्रेजी में इंक्लूसिव एजुकेशन भी कहा जाता है। तो ये समावेशी शिक्षा या फिर इंक्लूसिव एजुकेशन होता क्या है, उसी पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले बता दूं कि ऑलरेडी हम इसके पहले संज्ञान अधिगम, बाल विकास और अन्य विषयों के वीडियो लेक्चर्स पहले ला चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट एक बार जरूर चेक करें, आपको अन्य विषयों की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वीडियो लेक्चर में हम बात क्या करेंगे। तो हम बात करेंगे शिक्षा में समावेशी एवं जेंडर मुद्दे विषय की इकाई 1 की, जिसका नाम है समावेशी शिक्षा। इस इकाई 1 का अंक योजना भी देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न उत्तर आते हैं और उसमें कितने अंक आवंटित है। वैसे मैं आपको बता दूं, इस पूरी इकाई में मात्र 3 ही इकाई है, मतलब इस पूरे विषय में 3 ही यूनिट्स हैं और किसी में 22, किसी में 25 ऐसे अंक आवंटित है। तो बहुत ज्यादा मार्क्स का एक एक यूनिट पर वेटेज रहता है, यानी एक वीडियो देखकर आप यहाँ 22 अंक हासिल कर सकते हो, ये ध्यान में रखना। तो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लेक्चर होने वाला है। तो इकाई 1 का अंक योजना, इससे पहले पूछे गए डीएलएड की परीक्षाओं में जो प्रश्न उत्तर होंगे, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीवाईक्यू, वो भी मैं इसमें शामिल करूंगा इस वीडियो लेक्चर में, वो भी हम डिस्कस करेंगे। अगर ऐसे प्रश्न आते हैं तो उनके उत्तर कैसे लिखने हैं, ये भी हम बात करेंगे, इस पर सीखेंगे। साथ ही साथ आने वाले डेट के परीक्षाओं में, आगामी परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उन प्रश्नों को भी देखेंगे और उनके उत्तर भी जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं इस समावेशी शिक्षा इकाई 1 के अंक योजना की। तो ये समावेशी शिक्षा यानी इसका जो अंक योजना है, इसकी जो भाई इकाई योजना है, कितने अंक आवंटित है, अगर उसकी बात करें तो इस पर कुल अंक आवंटित है 22, जैसे कि मैंने आपको बताया। टोटल 22 मार्क्स मिल जाएंगे सिर्फ एक यूनिट को पढ़कर, यानी एक यूनिट से कई सारे सवाल आते हैं, तो इंपॉर्टेंट तो बहुत है, जान लीजिएगा। अब कैसे कैसे आते हैं, तो यहां से 5 तो एमसीक्यू आ जाएंगे भाई, यानी एक एक नंबर के 5 प्रश्न ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि इसमें हो सकता है बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर हो सकता है रिक्त स्थान भरो हो सकता है सही गलत हो, है ना, ट्रू फॉल्स, ऐसा कुछ। 2 अंक के 3 प्रश्न आते हैं, यानी वेरी शॉर्ट वाले जो रहते हैं ना, अति लघु उत्तरीय, कितने आएंगे टोटल 3 क्वेश्चन, 2-2 मार्क्स के, 2 2 4 2 6, ऐसा ध्यान रखिएगा। फिर 3 मार्क्स के 2 प्रश्न आएंगे, 3 3 6, ठीक है। उसके बाद फिर 5 अंक का यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी यहाँ पर है, 5 नंबर का एक प्रश्न आता है। यहाँ पर 5 अंक का एक प्रश्न, 3 मार्क्स के 2 प्रश्न, 2 मार्क्स के 3 प्रश्न और 1 मार्क्स के 5 प्रश्न, 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। तो इस तरह से कुल 22 अंक आवंटित है इस एक इकाई पर, जिसका नाम है समावेशी शिक्षा और विषय है शिक्षा में समावेशी एवं जेंडर मुद्दे, और ये द्वितीय वर्ष का है, एमपीडीएलएड का है। तो क्लियर हो गया आपको भाई कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर के। और आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि इस पूरे विषय की सही ढंग से पढ़ाई करने के लिए, पूरे द्वितीय वर्ष में अच्छे से पढ़ाई करने के लिए और सेकंड ईयर में 90+% बना के आपका डीएलएड का डिप्लोमा एकदम डिस्ट्रक्शन मार्क्स पर बनाने के लिए आपको हमारा संपूर्ण कोर्स जरूर परचेस करना चाहिए। इस कोर्स से आप 100% पूरी तैयारी कर सकते हो डीएलएड की परीक्षा 2026 में जो होगी। इसमें आपको मिलेगा क्या क्या, इस संपूर्ण कोर्स में आपको 1 ईयर की वैलिडिटी मिलती है, यानी 1 साल तक ये कोर्स चलेगा। नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रश्न उत्तर, और साथ ही साथ यहाँ पर वीडियो लेक्चर्स, मैराथन लेक्चर, हर इकाई के वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर, हर इकाई का डिटेल, टाइप, हैंड रिटन, प्रिंटेड, ये सब प्रकार के नोट्स आपको मिल जाते हैं सिर्फ एक कोर्स में। कोर्स परचेस करना बहुत आसान, वीडियो के डिस्क्रिप्शन हमारे ऐप की लिंक है, वहां से जब आप ऐप डाउनलोड करेंगे और लॉगिन करके सीधा रजिस्टर करके अपना द्वितीय वर्ष का 2026 के डेट का कोर्स परचेस कर लेंगे। और अभी 33% की छूट चल रही है, तो जल्दी करें, ये छूट खत्म हो जाएगी क्योंकि परीक्षा नजदीक आ रही है। तो 33% ऑफ मिल जाएगा, बिना कोई कूपन कोड डाले डायरेक्ट कोर्स परचेस कर लीजिएगा तो 33% छूट मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते, कोर्स के बारे में हो गया, अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर। तो पहला ही हमारा जो सवाल है वो पीवाईक्यू है। अब हमारा इकाई का नाम क्या है, समावेशी शिक्षा। हमारे विषय का नाम क्या है, शिक्षा में समावेशी एवं जेंडर मुद्दे। यानी ये जो समावेशी वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, तो उसके ऊपर सवाल ना पूछे ऐसा हो ही नहीं सकता, बहुत बार पूछा है। तो ये जो समावेशी है इसका मतलब क्या, इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब होता है ना इंक्लूड करना, यानी कि समावेश करना, यानी कि शामिल करना। क्या होता है हमारे समाज में कई प्रकार के छात्र, ऐसे बच्चे ऐसे होते हैं, बालक बालिका ऐसे होते हैं जो नॉर्मल नहीं होते, जो दूसरों की तरह नहीं होंगे, ठीक है। हो सकता है उनका दिमाग थोड़ा कम चलता हो, उनके सोचने समझने सुनने बोलने की क्षमता बहुत धीमी कम हो, ठीक है। तो ऐसे बच्चों को भी अपने साथ शामिल करके पढ़ाना क्या कहलाता है, समावेशी शिक्षा। यानी कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो सिर्फ होशियार को पढ़ा दे, जो हर चीज में फिट फाइन है उसको पढ़ा दे, ऐसा नहीं। जो थोड़ा बहुत कमतर है, जो पढ़ाई में थोड़ा बहुत दूसरों से पिछड़ा है, उसको भी शिक्षा मिलनी चाहिए, उसकी भी पढ़ाई होनी चाहिए, यही समावेशी शिक्षा, याद रखिएगा, ठीक है। तो समावेशी शिक्षा का मतलब क्या है, समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है कि भाई विद्यार्थियों को ऐसी शिक्षा मिले, ऐसी काम की शिक्षा, ऐसी सार्थक शिक्षा हो जिससे भाई विद्यार्थी जो है एकदम अपने अनुकूल, एकदम कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में, अनुकूल पर्यावरण में उपलब्ध कराई गई, जिससे वह अपने जीवन को सफल बना सके। अब कोई छात्र चल नहीं सकता,
अब उस चल नहीं छात्र के लिए ऐसा शिक्षा बनाओ, यानी अब उसके लिए ऐसा व्यवस्था कराओ क्लास में जिससे बैठने में आसानी हो, नहीं चल सकता है तो ठीक है, वो अपने व्हील चेयर पे आ सके, सीढ़ियों की जगह रैंप बनाओ ताकि वो भी आ सके, है ना। तो ये होना चाहिए। तो समावेशी शिक्षा से अभिप्राय ऐसा है कि ऐसी शिक्षा जिसमें विद्यार्थी को सार्थक शिक्षा देंगे, साथ ही साथ वो अनुकूल वातावरण में रह के, पर्यावरण में रह के क्या कर सके भाई, वो शिक्षा सीख सके और अपने जीवन को बेहतर बना सके, सफल बना सके। यही समावेशी शिक्षा है। अब समावेशी बालक किसको बोलते हैं? कौन सा बच्चा इंक्लूसिव बालक या फिर समावेशी बालक कहलाएगा? तो समावेशी बालक किसको बोलेंगे? ऐसा बालक जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा भावनात्मक रूप से, संवेगात्मक रूप से, ठीक है, भावनात्मक मतलब संवेगात्मक, तो ऐसा बालक जो फिजिकली यानी शरीर के रूप से, मेंटली यानी मानसिक रूप से, और सामाजिक यानी सोशली, और भावनात्मक यानी इमोशनली, इन सब टाइप से जो है पूर्णतः एक दूसरे से भिन्न होते हैं, ठीक है। ऐसे बच्चे को हम समावेशी बच्चा कहते हैं, समावेशी बालक कहते हैं। ऐसा बालक जो फिजिकली, मेंटली, सोशली और आप कह सकते हो कि वह साथ ही साथ इमोशनली जो है दूसरे स्टूडेंट से पूरी तरह से डिफरेंट होगा, ऐसे स्टूडेंट को, ऐसे बालक को हम क्या बोलेंगे? समावेशी बालक बोलेंगे, इंक्लूसिव चाइल्ड बोलेंगे, ठीक है। और इन्हें ही तो एजुकेशन देनी है भाई। नॉर्मल बच्चे को तो कोई भी पढ़ा सकता है, जो बच्चा नॉर्मल नहीं है उसको भी पढ़ाया जा सके तब ना चैलेंज माना जाएगा, तभी तो पढ़ाई सार्थक होगी, ठीक है। तो यही हमारी समावेशी शिक्षा है, यही हमारा समावेशी शब्द है, यही हमारा विषय ही है, शिक्षा में समावेशी एवं जेंडर मुद्दे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि भाई जो हमारी समावेशी शिक्षा होती है ना, उसकी खास विशेषताएं बताइए, उसकी 4 विशेषताएं, यानी 4 इंपॉर्टेंट चीज। भाई समावेशी शिक्षा क्या होती है जान लिया, समावेशी बालक क्या होता है जान लिया, समावेशी शिक्षा में क्या करते भी जान लिया, तो और डिटेल में जानते हैं कि आखिर इसकी विशेषता क्या है, कैसे कराई जाती है, इसमें क्या खास बात देखने मिलती है। तो प्रश्न है समावेशी शिक्षा की 4 विशेषताएं बताइए। तो हम पहले थ्योरी लिखेंगे, समावेशी शिक्षा की 4 विशेषताएं निम्नलिखित दी जा रही हैं, ऐसा थ्योरी लिख देंगे। फिर हम पॉइंट वाइज लिखेंगे। नंबर 1, विद्यालय की अभिवृत्ति में असक्षम नियुक्त विद्यार्थियों के प्रति सकारात्मक परिवर्तन, यानी कि भाई विद्यालय के वातावरण में, विद्यालय के सिलेबस में, विद्यालय की हैबिट में, आदत में ऐसा बालक जो असक्षम है उसको भी शामिल करके उसके अंदर पॉजिटिव चेंज लाना, सकारात्मक परिवर्तन लाना, ये होता है किसमें? समावेशी शिक्षा में। समावेशी शिक्षा में जो बालक सीखने लायक नहीं है उसको हम निकाल नहीं देते हैं, उसको भी सीखने लायक बनाते हैं उसी माहौल में परिवर्तन करके, ठीक। दूसरा, यहाँ क्या होता है कि विशेष विद्यालयों की अपेक्षा कम खर्च का विकल्प, यानी अलग से स्पेशल स्कूल बनाओ जिसमें सिर्फ विकलांग लोग पढ़े, नहीं, नॉर्मल स्कूल में ही विकलांग बालक पढ़ सके ऐसी व्यवस्था कर दो। कम खर्चे में दोनों पढ़ सकते हैं, विकलांग बालक भी पढ़ पाएगा, नॉर्मल बच्चा भी पढ़ पाएगा, और विकलांग बालक को लगेगा यार कि मैं इनके साथ पढ़ रहा हूं तो मैं नॉर्मल ही हूं, है ना, उसके मन में हीन भावना नहीं आएगी। क्लियर? तो विशेष विद्यालय की अपेक्षा कम खर्च में उसी विद्यालय में पढ़ाने का विकल्प आ जाता है। फिर विशेष बालक का उन्नत सामाजिक समायोजन, यानी सोसाइटी में उसको शामिल करना, उसका सामाजिकरण करना, घुलना मिलना बड़ा आसान हो जाता है बच्चे का, ठीक है। और क्या, असक्षम जो विद्यार्थी होगा, ठीक है, जो जिसको समावेशी करवानी है, जिस बच्चों को अपने में शामिल करना है, तो असक्षम विद्यार्थी भी सामान्य विद्यार्थी की तरह ही पढ़ सकता है, ठीक है। वो भी साथ में रहकर शैक्षिक गतिविधियां में भाग लेगा, उनके साथ रहेगा, ठीक है। अब अगर आप कोई फिजिकल डिसेबल बच्चे को फिजिकल डिसेबल वाले स्कूल में डाल दोगे तो वहां सब एक दूसरे को वैसा ही देखते हैं, पर अगर फिजिकल डिसेबल बच्चा नॉर्मल बच्चों के साथ में रहे तो उसे ये लगेगा कि यार भले ही मैं फिजिकली डिसेबल हूं लेकिन उनके साथ ही पढ़ रहा हूं, वही किताब पढ़ रहा हूं, वही नॉलेज पढ़ रहा हूं, तो उसको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस, उत्साह आएगा, है ना। और हम भी देख पाएंगे हमारे साथ भाई दुनिया में ऐसे बच्चे भी होते हैं हमारे समाज में, तो हमें उनके साथ मिलजुल कर रहना, उनकी मदद करना, ये भावना भी आती है। वरना हमने कभी किसी विकलांग को देखा ही ना, तो उससे कैसी सहानुभूति रखनी है, उसके साथ कैसे रहना चाहिए, कैसा नॉर्मल ट्रीट करना है, ये हमें आता ही नहीं, आजकल के बच्चों को नहीं आता है, इसलिए जरूरी है ये, ठीक है। तो ये है समावेशी शिक्षा की 4 विशेषताएं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, अगला प्रश्न है ब्रेल लिपि के बारे में। ब्रेल लिपि, जी हाँ, ब्रेल लिपि वह लिपि है जिससे अंधे जो नेत्रहीन बालक होते हैं वो भी पढ़ सकते हैं। आप बोलोगे सर अंधे बोल रहे हो, अरे नहीं भाई, अच्छे सेंस में बोला जा रहा है, इसको गलत समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो बालक नेत्रहीन है, अगर शुद्ध हिंदी में बोल दूं और नेत्रहीन, तो आपको अच्छा लगने लगेगा, पर ठीक है चलिए बोल देता हूं। तो जो बालक नेत्रहीन होते हैं, जो देख नहीं सकते, वो इस लिपि से पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है ना कि ऐसे बिंदी लगे होते हैं, ठीक है, ऐसे बिंदु, ऐसे कागज के ऊपर ऐसे बिंदु उभरे होते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, उंगलियों से छूते हैं और देखते हैं 3 बिंदु है, 4 बिंदु है, कैसे बिंदु है, यानी उस एक बिंदु के कॉम्बिनेशन से क, दूसरे बिंदु के कॉम्बिनेशन से ख, है ना। अगर आपको ये सब थोड़ा और डिटेल में जानना है तो मैं आपको बताता हूँ। एक मैंने मूवी देखी थी, बॉलीवुड में भी आई थी, उस मूवी का नाम था श्रीकांत। श्रीकांत बोला नाम से एक मूवी है, ठीक है। अब श्रीकांत बोला नाम से मूवी है कि किसी और नाम से पता नहीं, पर ये असली कहानी है, रियल लाइफ स्टोरी पर बेस्ड है। एक व्यक्ति होते हैं श्रीकांत बोला,
जो आज बहुत बड़े उद्योगपति इंडस्ट्रियलिस्ट है, बहुत पैसा कमाया उन्होंने, करोड़पति हैं, लेकिन वो व्यक्ति ना जन्मजात नेत्रहीन हो गए थे, जन्मजात जन्म के कुछ समय बाद नेत्रहीन हो गए, शायद अंधे हो गए थे। तो उन्होंने कैसे पढ़ाई के लिए संघर्ष किया, कैसे ब्रेल लिपि से सीखा, कैसे पढ़ाई की, उनकी पूरी स्टोरी देखिएगा, आपको बड़ा मजा आ जाएगा। जब भी समय मिले तो मूवी देख लीजिएगा, बॉलीवुड में बनी थी। गूगल सर्च कर लेंगे श्रीकांत बोल्ला के ऊपर कौन सी मूवी बनी है, तो गूगल में आ जाएगा, नाम देख लेंगे, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा, शायद श्रीकांत नाम है मूवी का, पता नहीं, देख लीजिए एक बार। तो ब्रेल लिपि क्या है? ब्रेल लिपि का महत्व पूछा है कि ब्रेल लिपि का महत्व, इंपॉर्टेंस बताइए। ब्रेल लिपि वह लिपि है जिसके माध्यम से नेत्रहीन बालक या नेत्रहीन व्यक्ति भी पढ़ाई लिखाई कर सकता है, ठीक है। तो ब्रेल लिपि का आविष्कार लुई ब्रेल ने किया था, जी हाँ, लुई ब्रेल ने किया था, इन्होंने इसका आविष्कार, ठीक है। तो देखिए ब्रेल लिपि का महत्व, पहली बात, ब्रेल लिपि का आविष्कार लुई ब्रेल ने किया था, जिसमें 6 डॉट्स यानी 6 ऐसे बिंदु को मिलाकर क्या करते हैं, ब्रेल स्लेट से लिखी जाती है, ठीक। दूसरा कि इसमें जो क्या होता है, ब्रेल में डॉट बिंदु के कुल 63 समूह यानी 63 ग्रुप्स ऐसे बनाए जाते हैं, ठीक है, और इससे ब्रेल लिपि पढ़ी जाती है। अब ब्रेल लिपि से दृष्टिबाधित बच्चे भाषा लिखते और पढ़ते हैं। जो बच्चे दृष्टिबाधित है, जो देख नहीं सकते, थोड़ा भी नहीं देख सकते, थोड़ा थोड़ा बस देख सकते हैं, तो ऐसे बच्चों को नॉर्मल अक्षर तो नहीं पढ़ पाते, इसलिए उनके लिए ब्रेल लिपि लाई ताकि वो स्पर्श करके पढ़ सके, ठीक है। थोड़ा समय लगता है, कठिन है, लेकिन सीख जाते हैं। अब आप और मैं को कभी जरूरत पड़ी नहीं है ब्रेल लिपि सीखने की, है ना, हम देख सकते हैं, तो इस कारण से हमने कभी सीखी नहीं, तो हमको पता भी नहीं ब्रेल लिपि क्या कितना होता है। बट इतना जान लीजिए कि ब्रेल लिपि को नेत्रहीन व्यक्तियों को पढ़ने के लिए बनाया गया था। इसका आविष्कार किया किसने? लुई ब्रेल ने किया था। इसमें 6 बिंदु 6 डॉट्स होती हैं और जिससे 63 यानी 63 ग्रुप्स में बनाकर अलग अलग शब्द रचना की जाती है, ठीक है। लिखने के लिए ब्रेल पेपर तथा स्टाइलस का उपयोग, स्टाइलस मतलब पेन, जैसे ये है ना, इसे स्टाइलस कहते हैं। लिखने वाला पेन जो स्याही से लिखता है ना, उसे पेन बोलते हैं, लेकिन ये भी लिखता है, लेकिन इसके अंदर स्याही नहीं है, टच से लिखता है, इसलिए इसको स्टाइलस बोला जाता है, ठीक है। ये जो पेन आप मेरे हाथ देख रहे हो ना, ये यहाँ पर लिख रहा है, स्याही से लिख रहा है कि नहीं, टच से लिख रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, स्टाइलस बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ब्रेल में क्या होता है कि ब्रेल पेपर, जो कागज पे अक्षर उभरे रहते हैं बिंदु, और स्टाइलस का उपयोग करके उसमें पढ़े जाते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर 4, ऐसे मान लो 4 बिंदु के लिए 6 में से, और मान लो 4 बिंदु का मतलब होता है क, तो जो व्यक्ति नेत्रहीन होगा वो उंगली से छुएगा, अरे क्या लिखा है यहाँ पर, क्या, हाँ, उंगली से छुएगा, हाँ 4 बिंदु तो समझ जाएगा क लिखा हुआ है, ठीक है। या फिर ऐसे स्टाइलस से छुएगा तो ऐसा इस पे गड़ेगा, क्योंकि पेपर पे है ना, तो उस समझ में आ जाएगा 4 बिंदु टकराया है, ऐसे ऐसे करने पे 4 बिंदु मिले, यानी ये इसका अक्षर ये है, समझ जाते बच्चे, ऐसे कुछ इस तरह से पढ़ते हैं। तो ब्रेल के लिए, ब्रेल लिपि के लिए ब्रेल पेपर और स्टाइलस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ब्रेल लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है, दाएं से बाएं, दाएं से बाएं मतलब इधर से इधर लिखा जाता है। ब्रेल लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है, जैसे उर्दू लिखा जाता है ना, राइट टू, हम क्या लिखते हैं, ऐसे ऐसे लिखते हैं ना लोग, हम ऐसे ऐसे लिखते हैं, ऐसे ऐसे, और ब्रेल लिपि में क्या होता है कि इधर से लिखा जाता है, कुछ ऐसे ऐसे, उर्दू जैसा ही, तथा बाएं से दाएं पढ़ी जाती है, यानी लिखेंगे ऐसी लेकिन पढ़ेंगे ऐसा, ठीक है ना। पढ़ेंगे जैसे हम पढ़ते नॉर्मली, यहाँ से पढ़ते हैं तो ये भी ऐसे ही पढ़ते हैं ब्रेल लिपि, पर लिखने का उल्टा है, इसमें पढ़ा जाएगा लेफ्ट टू राइट, लेकिन लिखा जाएगा राइट टू लेफ्ट है। ये ब्रेल लिपि की खासियत होती है। ये सब ब्रेल लिपि के बारे में, उसकी विशेषताएं, उसका महत्व है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है कि समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है, क्यों करना है समावेशी शिक्षा, है ना। विशेषता तो पढ़ लिए थे, अब हम उद्देश्य जानेंगे, ऑब्जेक्टिव, एम जानेंगे कि आखिर समावेशी शिक्षा क्यों करानी है, समावेशी शिक्षा का एम क्या है, विशेषता क्या है, तो पढ़ लिए। अब बात करेंगे, देखिए समावेशी शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहले थ्योरी लिख ली, कितना बढ़िया लग रहा है ना, डायरेक्ट पॉइंट लिखते तो खाली खाली दिखता है ना, कुछ छूटा हुआ लगता, पर अब यहाँ पर पहले क्वेश्चन पढ़ा, फिर इससे संबंधित यहाँ पर एक लाइन वही तो छापी है जो प्रश्न में है, कोई बहुत दिमाग नहीं लगाना पड़ता इसको लिखने के लिए, ठीक है। तो समावेशी शिक्षा को, समावेशी शिक्षा के उद्देश्य निम्नलिखित दिए जा रहे हैं, या समावेशी शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य हैं, लिख दिया ऐसा। नंबर 1, आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, यानी समावेशी शिक्षा इसलिए पढ़ाते हैं कि जो बच्चा अलग है दूसरों से, वो भी एक दिन पढ़ लिख के अपनी कमाई खुद कर सके, यानी आत्मनिर्भर बन पाए, अपना खर्चा खुद उठा सके, दूसरों पे जिम्मेदार ना रहे अपनी चीज के लिए ना। कोई विकलांग है, जीवन में पढ़ाई नहीं, अनपढ़ रह गया, तो हर चीज के लिए दूसरे से क्या कर रहा है, निर्भर रह रहा है पढ़ने के लिए, लेकिन नहीं, पढ़ लिख लेगा समावेशी शिक्षा में, किसी पे निर्भर नहीं रहेगा। दूसरा, जीवन की तैयारी करेगा, क्योंकि आगे जीवन कठिन है। बचपन में तो माँ बाप देख लेते हैं, लेकिन जब बड़ा हो जाते हैं, माँ बाप साथ नहीं रहते हैं, तब कौन देखभाल करेगा, ठीक है। तब आने वाले समय की तैयारी करना है ना, जीवन की तैयारी करने के लिए भी बहुत जरूरी है समावेशी शिक्षा की। फिर सामान्य बच्चों के साथ स्पर्धा का विकास करना, अगर कोई विकलांग बच्चा सामान्य बच्चे के साथ पढ़ेगा रहेगा तो उसके साथ कंपटीशन करेगा, और जब दोनों एक जैसा पढ़ के और कभी विकलांग बच्चे के ज्यादा या उनके जितने नंबर आ गए ना, सोचो कैसा लगेगा कि यार मैं भले चल नहीं सकता पर दिमाग में तो उनसे बराबर हूं एकदम, है ना। तो ये बच्चे स्पर्धा करेंगे उनके साथ, विकलांग बच्चे सामान्य बच्चों के साथ स्पर्धा कर लेंगे। समान बच्चों के साथ समान विकास होगा, यानी उन बच्चों के साथ रहेंगे तो उन बच्चों के साथ इनका भी विकास उतना ही होगा जितना सामान्य बच्चों का होगा, ठीक है। फिर इनका पुनर्वास करना, जिससे अपने जीवन यापन कर सकें, और इन्हें पुनर्वास यानी फिर से बसाया जाएगा,
ठीक है, पढ़ा लिखा दो, यानी जिसको समाज ने बाहर निकाल दिया, जिसका देखभाल कोई नहीं कर रहा है, जिसने हिम्मत हार ली हो, जिसके समाज वालों ने गिव अप कर दिया कि भाई ये तो कैसा पैदा हो गया, ये देख ही नहीं सकता, ये तो यार चल ही नहीं सकता, ऐसा व्यक्ति क्या करेगा? नहीं, समावेशी शिक्षा से वो व्यक्ति भी दूसरों के लायक बन सकता है और वापस समाज उसको अपना लेगा, कमाएगा, रहेगा, सारे काम कर सकता है ना। तो ये सब क्या है? उद्देश्य है किसके? समावेशी शिक्षा के। दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स, एम्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि समावेशी शिक्षा के। क्लियर है? समझ में आ गया है? ये बहुत बड़ा पीवाईक्यू है, ध्यान में रखना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बार बार पूछा जा चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी आ सकता है, आने वाले डेट की परीक्षा में बहुत संभावना कि आ जाए। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न थोड़ा डिटेल में ध्यान रखिए। भारतीय शिक्षा में असमानता निवारण के उपाय लिखिए। यानी हमारे जो एजुकेशन में, भारत में, हमारे शिक्षा में जो असमानता है, यानी किसी को अलग शिक्षा मिलती है, किसी को अलग मिलती है, कोई शिक्षा को बड़ी आसानी से हासिल कर लेता है और कोई आज तक शिक्षा हासिल कर ही नहीं पा रहा है, ऐसे बहुत सी चीजें हैं। ठीक है, हमारे जो डिफरेंस है एजुकेशन में, असमानता जो है, उसको कैसे हम दूर करेंगे, असमानता को, ठीक है, डिफरेंस को। तो अब देखिए, पहली बात, अब मैंने यहाँ लिखा तो नहीं है थ्योरी, लेकिन आपको लिखनी है कि भारतीय शिक्षा में अनेक प्रकार की असमानताएं हैं। उन असमानताओं को दूर करने के लिए, उनका निवारण करने के लिए मुख्य बातें नीचे दी जा रही हैं। ठीक है, ऐसा थ्योरी लिख दिया। नंबर 1, पूरे देश में अगर एक जैसा सिलेबस होगा, अभी आप देखो हर राज्य का अलग सिलेबस होता है, सीबीएसई का अलग सिलेबस होता है, तो भाई जो स्टेट बोर्ड में पढ़ता है उसका नॉलेज का लेवल अलग है, जो सीबीएसई में पढ़ता है उसका अलग है ना। इससे क्या हो रहा है? हमारी शिक्षा में समानता है क्या? नहीं है। तो अगर समानता लानी है तो सबका पाठ्यक्रम एक कर दो। तो संपूर्ण देश में एक समान पाठ्यक्रम लागू करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए, है ना। यानी फिक्स है, अडिग है कि हमको पूरे देश में एक जैसा सिलेबस होना, सब एक जैसा पढ़ेंगे तो सब एक जैसा नंबर लाएंगे, सबको एक जैसा नॉलेज रहेगा। ठीक। दूसरा, पाठ्यक्रम की रूपरेखा को ध्यान में रखकर उसका पूर्व नियोजन होना चाहिए। यानी सिलेबस का पूरा पैटर्न देख के, पाठ्यक्रम देख के पहले से निर्धारित फिक्स कर देना चाहिए, प्लान करना चाहिए। फिर संपूर्ण देश में एक समान पाठ्यक्रम को लागू करने के लिए रूपरेखा के अनुसार पाठ्य पुस्तक निर्माण करना चाहिए। यानी ऐसी किताब बनाओ जिससे पूरे देश भर में एक जैसा सिलेबस हो। यानी किताबें ऐसी बनाओ जिस किताब में हर राज्य में जो एजुकेशन चल रहा है ना, उन सबका शामिल रहे। यानी कि किताब किसी भी राज्य में हो, कहीं की भी हो, सब सिलेबस में एक ही चीज होना चाहिए। फिर पाठ्यक्रम के एकीकरण के रूप में शिक्षकों में मतैक्य होना आवश्यक है। यानी जो टीचर्स है वो भी एक होने चाहिए। मतलब कोई टीचर बोल रहा है नहीं सिलेबस अलग होना चाहिए, कुछ टीचर बोल रहा है नहीं एक होना चाहिए, तो नहीं, टीचर्स में मतभेद नहीं होना चाहिए, टीचर्स में मतैक्य होना चाहिए। सारे का मत एक ही होना चाहिए, सारे टीचर भी एक ही बात पे एग्री करना चाहिए, ऐसा सिलेबस बनाओ। शिक्षक संगठनों का भी पाठ्यक्रम एक रूपता लाने में सहयोग होना चाहिए। भाई टीचर्स का जो ग्रुप है, शिक्षकों का जो संगठन है, वो भी इसमें शामिल होना चाहिए। और हमारे यहाँ टीचर्स का संगठन को क्या ही वैल्यू है, यहाँ पर सबको वैल्यू मिलती है, शिक्षकों को वैल्यू नहीं मिलती है हमारे देश में भाई, है ना। बस, और आप देखोगे तो जो हाल है हमारे देश में शिक्षकों के, उससे शिक्षक संगठन में एकता आना, ये सब मेरे ख्याल से तो पॉसिबल है ही नहीं। बट फिर भी बोला गया कि सारे शिक्षक मिलकर अगर बोलेंगे कि हाँ सिलेबस ऐसा बनना चाहिए, तो सरकार पर कुछ तो असर पड़ेगा, सरकार इसको जरूर लाएगी। और क्या, पाठ्यक्रम में अमूलचूल परिवर्तन करने की अपेक्षा क्रमिक चरणों में परिवर्तन करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा, कभी भी मन में आया, जो मन में आया जैसा, ऐसा बदलाव नहीं करना है ना। अमूलचूल यानी जब मन करे जो आए जैसा बदलाव, ऐसा नहीं। एकदम चरणबद्ध तरीके से, सीक्वेंस वाइज से, धीरे धीरे और एकदम सिस्टमेटिक तरीके से बदलाव करना चाहिए, जिससे कुछ गड़बड़ी ना हो। ठीक है, तो सिलेबस में एकदम चरणबद्ध तरीके से, क्रम अनुसार बदलाव होना चाहिए। कभी भी ऐसे अपने मन से अमूलचूल बदलाव नहीं करना चाहिए। क्लियर? ये सब हमारे देश की शिक्षा से असमानता को हटाने के, उनका निवारण करने के क्या है, उपाय है। ये हमें ध्यान में रखना है। क्लियर है? समझ में आ गया आपको? चलिए तो आगे देखें। तो ये थे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हमारी इकाई 1 के, जिसका नाम है समावेशी शिक्षा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हमारा विषय है शिक्षा में समावेशी एवं जेंडर मुद्दे। अब इसके अगले वीडियोस आपको अगले मिल जाएंगी। इसके पहले के विषयों की वीडियो लेक्चर देखने के लिए अभी तक नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, मिल जाएगी। परीक्षा संबंधित कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए हमारा चैनल आप सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख देना, तभी वीडियो आपको सब तक पहले पहुंचेगी, नोटिफिकेशन आएगी। ठीक है, और साथ ही साथ आप 90+% स्कोर करना चाहते हो, डीएलएड का डिप्लोमा आप डिस्टिंक्शन मार्क से पास करना चाहते हो आपकी डिप्लोमा डिग्री, तो आपको हमारा कोर्स जरूर परचेस करना चाहिए। कोर्स परचेस करना बहुत आसान है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन हमारे ऐप की लिंक है, वहां से आप ऐप डाउनलोड करके डायरेक्ट कोर्स परचेस कर सकते हैं द्वितीय वर्ष का, बिना किसी कूपन कोड को डाले, क्योंकि ऑलरेडी इस वक्त 33% का ऑफ चल रहा है, जो सीमित समय के लिए है। ये ऑफर जल्दी खत्म होगा, तो देर ना करें, फटाफट ये ऑफर लेके कोर्स परचेस करने और पढ़ाई शुरू कर दें, 90+% बनेगा। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।